मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ, देवनाथ सर उस दिन भी मेरे साथ थे किसी चैनल पे, यही प्रश्न मैंने वहां भी किया था कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे 2 इजरायली सैनिक मार दिए राफा में। भाई आपके इजरायली सैनिक राफा में कर क्या रहे थे? यूके देवनाथ साहब, मुझे याद आता है ये जब इजिप्ट में साइन हो रहा था सीज फायर, उससे एक दिन बाद नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना था। ट्रम्प साहब को लगा ठीक एक दिन पहले साहब बस साइन कर दूं पेपर किसी तरीके से, कल मुझे मिल जाए पीस प्राइज। सऊदी ने सिर्फ ऐसे कहा है कि वो एक छोटी सी टुकड़ी भेजेगा, जिसका मतलब है समझिए 1 बटालियन भेज सकता है, 1000 ट्रुप्स भेज सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले दिनों जिस युद्ध को लेकर कॉलर ऊंचे करके, छाती ठोक के, छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि एक और युद्ध मैंने रुकवा दिया, वो युद्ध था इजराइल और हमास का युद्ध। इजिप्ट में बैठकर साइन किए गए सीज फायर के पेपर और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक और युद्ध साहब मैंने रुकवा दिया। 20 दिन में शुरू हो गया फिर से। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है और 60 लोगों की मौत हो गई है। हमास पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। सिर्फ 20 दिन पहले समझौता हुआ था। गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर से हवाई हमले किए हैं और इस बार 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया गया और इसी के जवाब में उसने कार्रवाई कर दी है। हालांकि हमास तो आरोपों से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि ये तो सीज फायर का उल्लंघन हम कर नहीं रहे, हम तो पालन कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच तनाव एक बार फिर से बहुत तेज है। इजरायली रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया और मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन कर दिया। कहा कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया और अब उसकी इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंगलवार की रात को बयान जारी करके हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अनुज माथुर साहब, 20 दिन ट्रंप साहब इजिप्ट में इतना छाती ठोक कर युद्ध रुकवा दिया, 20 दिन नहीं रुका, 60 लोगों की मौत हो गई। विशाल, ये होना अवश्यम भावी था। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये युद्ध कभी भी जिस प्रकार की कंडीशन, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके सलाहकारों ने बनाया था, जो उनको एडवाइजर कहते हैं, मैं कह रहा हूं दे आर ऑल मिस एडवाइज देमसेल्व्स, इल एडवाइज देमसेल्व्स। उन्होंने जो बनाया था प्रोग्राम, उसकी टाइमिंग आप देखिए, वो टाइमिंग इस प्रकार से किया गया था कि जब कहीं कोई किसी प्राइज का, पुरस्कार का वितरण हो रहा हो तो उसके पहले हो जाए ताकि उसमें एक नंबर उनका और जुड़ जाए। तो मैं ये उस समय भी ये बात हुई थी और ये कहा गया बिल्कुल साफ कि ये एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर होगा। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। 2-3 क्लियर इसकी इश्यूज हैं। पहली बात, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो किसी भी कीमत पर हमास को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। उन कंडीशंस को आपने उनके ऊपर थोपा कैसे? उनके अपने जो अरब मित्र हैं और जो इजिप्ट है और पाकिस्तान है, उसमें सबको मिला करके और उनके ऊपर उसको थोप दिया। ये वो देश रहे हैं जो उन्होंने कभी भी इजराइल के वजूद को नहीं स्वीकारा, आज तक उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। उन लोगों ने इस बात को माना और गारंटी दी कि भाई यहाँ पर सीज फायर बना रहेगा। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब भी कोई इस प्रकार का आप सीज फायर या कोई काम करना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट विशाल ये होती है कि आप उस सीज फायर को ग्राउंड पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, उसका एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स की वो बात कर रहे थे कि यहां से आएगा, वहां से आएगा, ये होगा, वो कहां है? मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूं, देवनाथ सर उस दिन भी मेरे साथ थे किसी चैनल पे, यही प्रश्न मैंने वहां भी किया था कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे 2 इजरायली सैनिक मार दिए राफा में। भाई आपके इजरायली सैनिक राफा में कर क्या रहे थे? जब आपके पास ये था कि आप येलो लाइन के पीछे अपनी सेनाओं का विड्रॉल कर लेंगे, तो वहां पर वो कर क्या रहे थे? तो मेरा ये मानना है कि जब तक उस चीज को ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए आप इकोसिस्टम नहीं तैयार करेंगे और वो जो फोर्स जो उसको इंश्योर करेगी वो नहीं होगी, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। वो एक पीस फाइंडिंग ग्रुप करके इन्होंने बोला था कि ट्रंप उसके लिए कमांडर होंगे और टोनी ब्लेयर उसका कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। वो कहां है? कोई सिस्टम नहीं है। आपने धक्के से एक जबरन आपने एक सीज फायर डॉक्यूमेंट आपने साइन करवा दिया और उस साइन कब हुआ, साइन किसने किया? ऐसा सीज फायर जो कि इजराइल और हमास के बीच में होना चाहिए, वहां ना इजराइल था ना हमास था। तो ये इस प्रकार का, ये हमेशा से इस बात को ये बिल्कुल निश्चित था कि ये सीज फायर चलने वाला नहीं है। ये बस ट्रंप साहब, जैसा आपने कहा, ट्रंप साहब अपने लिए, हाँ बताइए, कहिए सर, कहिए।
कि वजह मेन वही रही कि उन्होंने जल्दबाजी में, और ये आइडिया अच्छा है, एवरीबॉडी वांट्स कि वहां पर शांति हो, लेकिन हाँ। बहुत जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, देखिए विशाल, जब आप किसी सीज फायर की या परमानेंट पीस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने जो एंड डिजायर्ड एंड स्टेट है उसको रीजनेबल बनाना होगा दोनों साइड्स को। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ये एंड स्टेट है और ये मैं चाहता हूं, और दूसरा कहे कि ये मेरी एंड स्टेट है, मैं ये चाहता हूं, और वो एकदम एक्सट्रीम्स पे हो, तो वो कभी, आपको दोनों को मेल्ट डाउन करना होगा, अपनी अपनी बात को समझना होगा। टू स्टेट सॉल्यूशन एकमात्र सॉल्यूशन है इस समस्या का, इसको दोनों को मानना होगा, और इनको कौन मनवाएगा, वो सिस्टम जिसको कि आप स्टेबलाइजेशन फोर्स या आप जो भी फोर्स कह रहे हैं, उसको पहले ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, ताकि वो इस चीज को मॉनिटर कर सके। जल्दबाजी जो में, आपके जल्दबाजी में जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जल्दबाजी में। यूके देवनाथ साहब, मुझे याद आता है ये जब इजिप्ट में साइन हो रहा था सीज फायर, उससे एक दिन बाद नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना था। ट्रम्प साहब को वही लगा मैंने कहा। ठीक एक दिन पहले साहब बस साइन कर दूं पेपर किसी तरीके से, कल मुझे मिल जाए पीस प्राइज। पीस प्राइज तो मिला नहीं, 60 लोगों की मौत अलग हो गई 20 दिन में। अभी कितनी और मारकाट, कितना और खून खराबा होना है यहां पर। विशाल, ये विशाल खून जी, खराबा, पहले ही बात तो यो ये- देवनाथ, यूके देवनाथ साहब, यूके देवनाथ साहब, हाँ सॉरी सर, जी जी कहिए सर, यूके देवनाथ साहब। विशाल जी, पहली तो बात बहुत ही दुखद बात है कि इतनी बड़ी तादाद में सिविलियंस, औरतें, बड़े बूढ़े, बीमार और ऑलरेडी इंजर्ड लोग फिर से मारे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था नोबेल पीस प्राइज का, अब उन्होंने उसको बरकरार रखा हुआ है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब अगले साल का नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाएगा। लेकिन सीरियस बात यह है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है मैं बताता हूं। 2 इंसिडेंट होंगे। 10 अक्टूबर को जब सीज फायर साइन किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि सीज फायर हो गया, उसके बाद 2 बार इंसिडेंट हुए हैं। पहली बार जब इजराइल ने बड़ा काउंटर अटैक किया, यानी जवाबी हमला किया, उसके लिए इजराइल ने यह कहकर काउंटर अटैक किया कि 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। और इस बार जो हमला किया इजराइल ने, जिसमें कि बहुत ही बड़ी तादाद में, कुछ रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। इस बार इजराइल ये दावा कर रहा है कि 1 इजरायली सैनिक की मौत हो गई है हमास के हमले में। तो एक शब्द होता है थ्रेशोल्ड, ट्रिगर होता है। अब ठीक है, हमास के लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें पहले 2 मारे गए इजराइल के फौजी, अब 1 मारे गए हैं। उसके जवाब में जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है, इसको कौन चेक करेगा, इसको कौन बैलेंस करेगा? तो वहां पर एक फोर्स होनी चाहिए। जैसे कि जनरल माथुर ने भी कहा कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स होनी चाहिए जो कि ऑब्जर्व करेगी, डीमिलिटराइज जोन होगा, एक न्यूट्रल जोन होगा, जिसके कि इस तरफ उस तरफ 500 मीटर तक कोई भी नहीं होगा, और वो फोर्स ये सुनिश्चित करेगी कि पहले फायर किसने किया, छोटा फायर किसने किया, बड़ा फायर किसने किया। अब एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, देखिए हमास के जो हथियार बंद लड़ाके हैं, ज्यादातर ही टीनेजर्स हैं, और हमास कोई फौजी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कमांड एंड कंट्रोल जैसे कि किसी भी गांव में, कस्बे में होता है। तो वहां पर हमास के जो लड़ाके हैं, जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं, फायर उन्होंने डेफिनेटली खोला है। तभी पहली बार शुरुआती दौर में 2 इजरायली सैनिक मारे गए, अब 1 मारा गया है। होता यह है कि इजराइल के जो लोग हैं वहां पर जो शव मिसिंग है, इजरायली बंधक जिनकी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली है, उनके शव को बहुत विगरसली, जोर शोर से तलाश कर रहे हैं। अब जहां 67,000 लोग मारे गए हों पिछले 2 साल में, वहां पे ये लास्ट के जो बचे कुचे 14 या 16 लोग हैं, इनकी शव कहां पर हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है एनफोर्स करना। देखिए जनरल माथुर हैं, मैं भी एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। हमारे यहाँ जब ऑर्गेनाइज लड़ाई होती है तो किसी भी शव को, चाहे हमारे तरफ का शव हो या दुश्मन का शव हो, एक सिस्टम होता है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन टैग लगा दिया जाता है गले में, दोनों हाथों में और पैरों में, ताकि वो शव चाहे 1 महीने बाद या 1 साल के बाद जब हैंडओवर किया जाए तो पहचाना जा सके। फिर हमारे यहाँ तो
शव को रखने के लिए भी प्रॉपर मॉर्चुरीज होती हैं, बर्फ का इंतजाम होता है, आजकल तो एयर कंडीशनड रूम्स में रखा जाता है। ऐसा कोई व्यवस्था वहां पर है नहीं गजा में। अगर इजरायली बंधक मारा गया है तो डेफिनेटली उसका शव कहीं पे पड़ा हुआ था। कई बार तो वो जिस बिल्डिंग में, जिस सुरंग में, अंडरग्राउंड में उसको रखा गया था, वो ऊपर की मल्टी स्टोरी 10 मंजिला, 8 मंजिला, 6 मंजिला बिल्डिंग ही ढह गई, सुरंग ही ढह गई, अंडरग्राउंड ही ढह गया। तो किसको पता है? हमास के लोगों को भी नहीं पता कि किस इजरायली का मारे जाने के बाद शव कहां पर है। अब ऐसी हालत में जब इजरायली बहुत विगरसली बुलडोजर लेके, एक्सकेवेटर लेकर, क्रेन लेकर बॉडीज को ढूंढते हैं तो थोड़ा लोकल टेंशन हो जाता है और फायरिंग हो जाती है। किसी को इजराइल की ऑर्गेनाइज्ड फोर्स पर एक दबाव डालना पड़ेगा। देखिए, इजराइल तो प्री प्लान्ड हमले कर रहा है। मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर बात कर रहा हूं। मैं इजराइल का साइड नहीं लेता, मैं गजा में हमास का साइड नहीं लेता। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं और जनरल माथुर अगर इस स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्से होते तो हम क्या करते वहां पर। पहली चीज, जो हमास ने फायर खोला उसको रिपोर्ट करते। दूसरी चीज, उसके बाद तुरंत हम हायर हेडक्वार्टर को, चाहे वो अमेरिका हो या यूनाइटेड नेशन हो, हम वहां दरख्वास्त करते कि आप इजराइल को पकड़ो, कि इजराइल तुरंत अपने 4, 6, 8, 12 फाइटर विमानों को भेजकर वहां पर 8, 16 या 24 बॉम्ब्स ना गिरा दे। तो ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमास ने गुस्ताखी की कि 1 या 2 इजरायली सोल्जर्स को मारा, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो वहां पर इजराइल में बैठे हैं तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी, उनको ट्रिगर करना पड़ेगा कि नेतन्याहू को पकड़ो। अब तुरंत से नेतन्याहू नहीं तो 8 जहाज भेज देंगे अभी और वो 16 बॉम्ब गिरा के 32 लोगों को मार देंगे। ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। जो सेकेंड पार्ट मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करे, ये जो मैकेनिज्म होना चाहिए था वो है नहीं। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं और ये इसी से जुड़ता हुआ है और बड़ा हैरान कर रहा है दुनिया को जब ये खबर सामने आई। खबर यह है कि पाकिस्तान गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करेगा। आप सोचिए, पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गाजा में तैनात करेगा और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो है ये 20,000 सैनिक हमास से उनके हथियार सरेंडर करवा लेंगे। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में सीक्रेट समझौता हो गया है। पाकिस्तान गाजा में 20,000 सैनिक भेजेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने इसे लेकर इजराइल के साथ एक समझौता कर लिया है। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होंगे जो गाजा में शांति समझौता लागू करेंगे। इसे लेकर काहिरा में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े अधिकारी के साथ पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल थे। अनुज माथुर साहब, हो सकता है क्या ऐसा पाकिस्तान के 20,000 सैनिक गाजा में हथियार सरेंडर करवाएंगे उनसे? इजराइल ने सीक्रेट डील कर ली है। विशाल, मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ तौर पे मैं कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों है। ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल इसलिए है कि ट्रंप को शुरू से पता था कि इस गाजा की डील में ट्रूप्स कहां से आएंगे जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्सा बनेंगे। और ये ट्रंप को शुरू से मालूम था कि उसको पाकिस्तान से ट्रूप्स मिलने की संभावना सबसे अधिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं विशाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, हम 3 देश मिला के यूएन जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज हिस्सा इन 3 देशों से आता है। ये बात पता होनी चाहिए इन दर्शकों को। और वही उनको लग रहा था, इसीलिए वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे थे, बार बार भोजन खिला रहे थे, बार बार सम्मान करके बुला रहे थे, और यही वजह थी। अब देखिए, मैं आपको एक पुरानी बात बताने की कोशिश करता हूं। एक तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा ये है कि ये जो पाकिस्तान है, जो कि इस्लाम का बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है, खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, जितने मुसलमानों का कत्ल इस पाकिस्तान ने पिछले 30-40 सालों में किया है, उतना दुनिया की पूरे देशों ने मिलाकर के शायद ना किया हो। आपको ये मैं बताता हूं, 1970 की बात है। जॉर्डन में फिलिस्तीनी जो वहां पर आए हुए थे, वो फिलिस्तीनी जॉर्डन में वहां पर उन्होंने रिवोल्ट किया सीरिया और इराक की मदद से। इनको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना वहां गई। उस समय जियाउल हक ब्रिगेडियर थे और वो जियाउल हक ब्रिगेडियर के तौर पे वहां पर गए
और 20 से 25 लाख, डिड यू हियर दैट राइट विशाल? 20 से 25 लाख फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी सेना ने मैसेकर किया था। इतने फिलिस्तीनी इजराइल ने 40 साल में कुल मिलाकर के नहीं मारे जितने उन्होंने कुछ दिनों में खत्म कर दिए थे जॉर्डन में। पूरी दुनिया को मालूम है, ओपन सोर्सेज में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये उनको मालूम था, और इसमें मेरे को कतई अचंभा नहीं है कि ये बात धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है। ये पहली शर्त रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई साहब, जो खाना मैं खिला रहा हूं उसका पहला कौर तोड़ने से पहले आप इस बात की गारंटी मुझे दे दें कि अगर मुझे गाजा में ट्रूप्स की जरूरत पड़ी तो आप अपने ट्रूप्स वहां पर भेजेंगे, अन्यथा वो कौर यहां छोड़ें और वापस जाकर के भारत से लड़ाई लड़े। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। तो ये जो बात है, इसमें पूरी तरह से सच्चाई मुझे नजर आ रही है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसको डॉलरों के बदले में वो किसी से भी कुछ भी कर सकता है। ये पाकिस्तान वही देश है जो अपने खुद के केपीके में F-16 से और हेलीकॉप्टर गनशिप से फायरिंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है। जॉर्डन में जाकर के कुछ ही दिनों में इतने फिलिस्तीनी मार दिए जितने इजराइल ने 40 साल में नहीं मारे उन्होंने। और पूरी दुनिया में इनके इस बात के लिए जाने जाते हैं, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ट्रंप ने कैसे दबाव डाला। देवनाथ साहब, पर पाकिस्तान के सैनिक सच में हमास से हथियार सरेंडर करवा पाएंगे जिस मकसद से ये जा रहे हैं? हो पाएगा क्या ये? हाँ विशाल जी, ये बहुत ही बड़ी दुविधापूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो मूवमेंट है, 57 मुस्लिम देशों से ये प्रपोजल है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाएगी। इंडोनेशिया ने भी वॉलंटियर किया है कि वो 20,000 ट्रूप्स को भेजेगा। सऊदी ने सिर्फ ऐसे कहा है कि वो एक छोटी सी टुकड़ी भेजेगा, जिसका मतलब है समझिए 1 बटालियन भेज सकता है, 1000 ट्रूप्स भेज सकता है। जॉर्डन ने भी बोला कि वो छोटी सी टुकड़ी भेजेगा, जिसका मतलब है कि वो 1 बटालियन भेज सकता है, 1000 ट्रूप्स। अब विशाल जी, होता ही है कि इनका रोल क्या होगा वो शायद या तो यूनाइटेड नेशन को या अमेरिका को तय करना पड़ेगा। क्या इनका रोल गजा में घुसकर हमास को डीमिलिटराइज करना होगा, यानी हमास से हथियार लेना होगा? ऐसा शायद रोल इनको मिलेगा नहीं, दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल की आईडीएफ तो यह रोल पिछले 2 साल से करने की कोशिश कर रही है कि हमास को किस तरह से डीमिलिटराइज किया जाए, हमास से किस तरह से हथियार के सरेंडर लिए जाएं। तो मेरे ख्याल से इनका रोल होगा पीस कीपिंग फोर्स जैसा ही, यानी स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो न्यूट्रल जोन बनेगा, एक डीमिलिटराइज पट्टी बनेगी जिसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई होगी और उत्तर से दक्षिण तक करीबन 40 किलोमीटर लंबाई होगी। ये वहां डिप्लॉय हो जाएंगे और इनका काम होगा कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। और क्या इनको वाकई हमास के ऊपर हमला करने के लिए लेके जा रहे हैं? अगर ये रोल डोनाल्ड ट्रंप इनको देते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की फौज, जिनका की लॉजिस्टिक सप्लाई बेस वहीं पर है, जिनकी इंटेलिजेंस मोसाद के वाया और शिनबेट की इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, वो हमास को डिसआर्म नहीं कर पाई है। तो ये दुनिया में अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत फौज में काम किया है, उसको मालूम है कि फिर पाकिस्तान की आर्मी भी जाकर हमास को डीमिलिटराइज नहीं कर सकती, उनसे हथियार नहीं रखवा सकती है। एक और चीज जो मैं बताता हूं, इसका तो तुर्की भी विरोध करेगा अगर ये रोल मिलता है। तुर्की ने ये कहा है कि मुस्लिम देश अपनी फौज वहां भेजें, कतार ने भी कहा है मुस्लिम देश वहां अपनी फौज वहां भेजें शांति स्थापना के लिए, यानी पुलिसिंग ड्यूटी के लिए। देखिए, जब भी शांति स्थापना या पुलिसिंग के लिए जाते हैं वो हल्के हथियार लेके जाते हैं, 5.56 मिलीमीटर राइफल लेके जाते हैं, 7.62 मिलीमीटर राइफल लेके जाते हैं। कोई भी ऑफेंसिव वेपन जैसे कि मोर्टार या हैवी मशीन गन या तोपें लेके नहीं जाते हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या हमास को डिसआर्म कर सकेगी? कभी नहीं। और मेरा आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप या यूनाइटेड नेशन उनको हमास को डिसआर्म करने वाला रोल नहीं देगी। ठीक है, प्लानिंग तो कुछ और है, लेकिन क्या होता है जमीन पर वो एक अलग बात है। समय मुझे इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर साहब और यूके देवनाथ साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला इस बातचीत के लिए। छोटा सा ब्रेक।